ब्रेन ड्रेन के बाद अब इंडिया में वेल्थ ड्रेन शुरू हो गया है, यानी अमीर लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। हेनली एंड पार्टनर्स जो दुनिया भर के अमीरों को वीजा दिलाने में मदद करते हैं, उनके मुताबिक इस साल 8000 HNIs इंडिया छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन ये लोग इंडिया छोड़ के जा क्यों रहे हैं? वो कौन से रीजन है जिस वजह से अमीर लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, और वो लोग इंडिया छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अमीर लोगों की देश छोड़ने से हमारे इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेस वीडियो। सबसे पहले जानते हैं HNIs कौन होते हैं। HNIs का फुल फॉर्म होता है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। जिन लोगों के पास फिजिकल एसेट के अलावा 5 करोड़ का कैश है, यानी घर, जमीन, गाड़ी जैसे फिजिकल एसेट के अलावा 5 करोड़ से ज़्यादा लिक्विड कैश है, उनको HNIs कहा जाता है। इंडिया में 13,637 HNIs है। उनमें से 8000 लोगों का देश छोड़ देना कोई छोटा नंबर नहीं है। तो ये लोग इंडिया छोड़ के जा क्यों रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? डेस्टिनेशन की बात करें तो ऑस्ट्रिया, माल्टा, तुर्की में सिटीजनशिप एंड कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया में रेसिडेंटशिप रिक्वेस्ट सबसे ज्यादा है। और रीजन की बात करें तो इन लोगों की देश छोड़ने के पीछे दो तरह के रीजन है। कुछ ऐसे रीजन है जो इन लोगों को देश छोड़ने के लिए पुश करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे रीजन है जो इन लोगों को देश छोड़ने के लिए पुल करते हैं। पहले हम पुश फैक्टर की बात करते हैं। पहला पुश फैक्टर है इनकम टैक्स। इंडिया में कॉर्पोरेट एंड पर्सनल इनकम टैक्स की हाईएस्ट स्लैब ऑलमोस्ट 34% है, जो कि US एंड जापान के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। दूसरा रीजन है पब्लिक डिस्कोर्स। हमारे यहाँ अमीर लोगों को शक की निगाह से देखा जाता है। आपने ये तो जरूर सुना होगा, सही रास्ते पे चल के कोई अमीर नहीं बन सकता। मैंने तो भाई बहुत बार सुना है। इसके अलावा पॉलिटिकल स्पीच पर भी कहा जाता है अदानी अंबानी की सरकार। हालांकि 1991 की LPG रिफॉर्म्स के बाद इंडिया सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ चुका है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है हमारे इंडियन सोसाइटी अभी तक कैपिटलिज्म मेंटेलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। इसका एक बड़ा रीजन हो सकता है वेल्थ इनइक्वालिटी, यानी जिनके पास पैसा है उनके पास बहुत है, और जिनके पास नहीं है उनके पास कुछ भी नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी एक बड़ा रीजन है इस इमिग्रेशन की। ऑल्दो इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग बहुत इंप्रूव हुआ है, बट ये रैंकिंग सिर्फ दिल्ली और मुंबई को कवर करती है। और इसमें भी कंस्ट्रक्शन परमिट, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, टैक्स पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन में इंडिया बहुत पीछे है। इसीलिए बिजनेसमैन अपने बिजनेस को दूसरे देशों में शिफ्ट करना प्रॉफिटेबल मानते हैं। इसके अलावा इंडियन सिटीजन्स की लिवेबिलिटी भी एक और मेन रीजन है। लिवेबिलिटी का मतलब होता है किसी शहर में एक इंसान का रहना कितना सुखदायक है। इसमें पॉल्यूशन, क्लाइमेट, मेडिकल फैसिलिटीज, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जैसे तमाम चीज़ें शामिल है। इंडियन रोड कंडीशन, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम रेट, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वाटर लॉगिंग जैसे प्रॉब्लम्स लिवेबिलिटी को कम करती है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, दिल्ली और मुंबई जैसे शहर वर्ल्ड में 118 एंड 119 पोजीशन पर है। इस माइग्रेशन के पीछे ईज ऑफ मोबिलिटी भी एक बड़ा रीजन है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स 63 कंट्रीज में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल पे ट्रैवल कर सकते हैं। वही ऑस्ट्रियन पासपोर्ट होल्डर्स 188 कंट्रीज में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल पे ट्रैवल कर सकते हैं। बिजनेसमैन को अक्सर एक देश से दूसरे देश पर ट्रैवल करना होता है। इस सिचुएशन में ऐसा पासपोर्ट होना लाभदायक है जो आपको एक देश से दूसरे देश पर वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल पर ट्रैवल करने दे। अच्छा बोले ऐसा होता है। माल्टा और ऑस्ट्रिया की सिटीजनशिप प्रोग्राम यूरोपियन यूनियन में कहीं भी सेटल होने का ऑप्शन देता है। इन सब चीज़ों से ईज ऑफ मोबिलिटी बेहतर होती है। ये तो हो गई पुश फैक्टर की बात। अब बात करते हैं कुछ पुल फैक्टर के बारे में। तो करना। इकोनॉमिक रीजन के अलावा कुछ कल्चरल रीजन भी है, जैसे कि हर कोई वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना चाहता है। सबको लगता है वेस्टर्न कल्चर एक बहुत ही सोबर कल्चर है, एक डोमिनेटेड कल्चर है। इसीलिए बहुत लोगों का बचपन का सपना होता है विदेश में सेटल होने का। अच्छा। इसके अलावा उनको लगता है फॉरेन कंट्रीज की लिवेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड एजुकेशन इंडिया के मुकाबले बेहतर है। दीज आर द मेजर पुल फैक्टर। नाउ द क्वेश्चन इज, अमीरों के देश छोड़ने से हमारे इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जब अमीर लोग देश छोड़ के जाते हैं तो अपना सारा पैसा भी ले जाते हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट हो सकता था। एज ए रिजल्ट देश की ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पर असर पड़ेगा। हम सबको पता है इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी को बूस्ट करने में कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसलिए अगर ये सारा पैसा इंडियन बैंक्स या फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट होती है तो देश में नए बिजनेसेस को लोन्स, गवर्नमेंट को टैक्स, इंडियन कंपनीज को इक्विटी जैसे सपोर्ट मिलता है, जिससे देश की GDP ग्रोथ होता है और इकोनॉमी में एक मल्टीप्लेयर इफेक्ट क्रिएट होता है। लेकिन अगर यही सारा पैसा विदेश में इन्वेस्ट होता है तो देश की कैपिटल अकाउंट डिफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट पर बुरा फर्क पड़ता है, जिस वजह से हमारे फॉरेक्स रिजर्व भी कम होता है और क्रेडिट रेटिंग पॉइंट भी कम होता है। क्रेडिट रेटिंग कम होने से गवर्नमेंट को महंगे लोन मिलते हैं और देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। इसके अलावा क्रूड ऑयल जैसी चीज इंपोर्ट करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व होना बहुत ही जरूरी है, और इसी की कमी की चलते ही 1991 में इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था। अच्छा। इंडिया में इनकम टैक्स देने वाले लोग भी बहुत कम हैं, इसीलिए सरकार के अलावा प्राइवेट सेक्टर्स के इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो क्या हम HNIs को देश में रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते?
इंडियन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को देश में रिटर्न करने के लिए हमें अपने सिटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट पर सुधार करना होगा। और क्या? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमें अभी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है ताकि एचएनआईज देश में रह के ही बिजनेस करें। और टैक्स बर्डन कम करना होगा। इसके लिए ये भी जरूरी है कि हम सब अपना अपना हिस्से का टैक्स ईमानदारी से भरें। और इंडियन पासपोर्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बहुत सारे देशों से वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल पर ट्रीटी साइन करे जा रही है, जिससे बाहर की सिटीजनशिप लेना कम अट्रैक्टिव होगा। सही बात है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इस तरह की और इकोनॉमी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।